हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। इस वीडियो में हम लोग 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पीओआईक्यू डिस्कशन किए थे। अगर वो वाला वीडियो अभी लोग आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जाके आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन का पूरे डिटेल्स में डिस्कशन है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पार्ट में टोटल 10 to 2 मार्क का क्वेश्चन गिवन होगा, वहीं से आप लोगों को 7 तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आउट ऑफ 10 यू हैव टू अटेंड ओनली 7 क्वेश्चन। 2 into 7 इज इक्वल टू 14 मार्क। ग्रुप बी में आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे यही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, ड्रॉ दी वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड। ये जो क्वेश्चन है ये सेमीकंडक्टर चैप्टर से है, और सेमीकंडक्टर चैप्टर से जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक पहला ये जो डायग्राम है, ये कर्व है डायग्राम, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर देख लो, ये है आप लोगों का वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर। ये है आप लोगों का, आप लोग क्या क्या शो करना है यहाँ पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक में शो करना है, बैरियर वोल्टेज शो करना है आप लोगों को। दो चीज़, ये है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, ये रिवर्स बायसिंग के इसके लिए। और यहाँ पे नीचे और आप ये लिख दो, वेयर वी एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड वोल्टेज, वेयर वी आर इज इक्वल टू रिवर्स वोल्टेज, आई एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड करेंट, आई आर इज इक्वल टू रिवर्स करेंट, ये भी लिख देना है आपको नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 मार्क कंप्लीट। नेक्स्ट बी नंबर क्या गिवन है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। फैराडेज का 2 लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ, दोनों का स्टेटमेंट को सही से लिखना है आप लोगों को, बस वही है। तो क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ। और फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है, state that the magnitude of EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। फैराडेज 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है ना, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। और सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, कितने मैग्नीट्यूड का ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितने रेट पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट पे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यही कहा है। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डिवाइडेड बाई डी टी, वेयर ई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इतना लिख देंगे तो 2 मार्क्स हो गया आपका कंप्लीट। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट बीट सी क्या कहा, सी नंबर क्या कहा है, ए रीजन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेसिफाइड विद द फॉलोइंग पोटेंशियल वेयर V इज इन वोल्ट, X इज इन मीटर, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ A एंड B। यहाँ पे जो A एंड B है ये दोनों का यूनिट फाइंड करने के लिए कहा है। अगर ऐसे इक्वेशन टाइप गिवन है तो यहाँ पे क्या होता है, एक होमोजेनेटिक प्रिंसिपल है वही यूज होगा। होमोजेनेटिक प्रिंसिपल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसका यूनिट अगर वोल्ट है तो राइट हैंड साइड में जो है ये कैसे पॉसिबल होगा, वोल्ट प्लस वोल्ट होगा आइदर, नहीं तो वोल्ट माइनस वोल्ट, तब जा दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का जो भी यूनिट है राइट हैंड साइड के यूनिट के बराबर होता है, होमोजेनेटिक होना चाहिए। ये दोनों केस पॉसिबल है। यहाँ पे एच भी का यूनिट वोल्ट गिवन है तो राइट हैंड साइड पे आइदर वोल्ट प्लस वोल्ट होगा, नहीं तो वोल्ट माइनस वोल्ट होगा। वोल्ट प्लस मीटर ये पॉसिबल नहीं है, या कोई दूसरा यूनिट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या चीज़ गिवन है, दैट मीन्स हमें क्या पता चल गया, ये अगर वोल्ट है तो A बाई एक्स ये भी वोल्ट होना चाहिए, और P इज इक्वल टू इसका जो यूनिट भी वोल्ट होना चाहिए। ओके, सो B का तो डायरेक्ट पता हमें मिल गया, B का जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड द यूनिट ऑफ A एंड B। B का मिल गया, अभी हमें क्या किसका फाइंड करना है, A का फाइंड करना है। A बाई एक्स का यूनिट क्या होना चाहिए ना, A बाई एक्स का यूनिट भी वोल्ट होना चाहिए। क्लियर, ए का एक्स का यूनिट क्या यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, एक्स इज इन मीटर पे गिवन है, ए डिवाइडेड बाय ये जो नीचे है वो एक्स मीटर पे है, इजिकल टू वोल्ट। दैट इम्प्लाइज ए इजिकल टू वोल्ट इंटू मीटर, यही यूनिट होगा। ए का जो यूनिट होगा वोल्ट इंटू मीटर होगा, और बी का जो यूनिट है वोल्ट है। ओके, तो और एक बार देख लो क्वेश्चन को। ए रीजन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग पोटेंशियल। ये रीजन है जो कि ये वाला इक्वेशन गिवन है,
वी एक्स इजिकल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे क्या गिवन है, वी जो है वोल्ट में है वी का यूनिट, एक्स जो है मीटर, तो हमें क्या करने के लिए पूछा है ए एन बी का। तो यहाँ पे होमोजेनेटिक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों को, अगर लेफ्ट हैंड साइड वोल्ट है तो ये दोनों यूनिट की भी आइदर वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बी की, तो बी का यूनिट तो डायरेक्ट हमें पता चल गया वोल्ट। नेक्स्ट ए बाई एक्स इजिकल टू, अगर वोल्ट लेंगे तो ए बाई एक्स तो मीटर गिवन है एक्स का यूनिट, तो ए हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर डी इज determine the change that takes place in the atomic number and mass number of the radioactive nucleus after it emits an electron। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे तो वहाँ पे जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में क्या चेंज होगा, ए एंड जेड का वैल्यू क्या रहेगा, यही पूछा है। आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़े होंगे, अगर एक एलिमेंट है एक्स जिसका मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, अगर ये एक एक्सरे इमिट करता है, एक्सरे अगर इमिट करेगा तो यहाँ पे जो मास नंबर है डिक्रीज बाय 4 यूनिट एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 यूनिट, जेड माइनस 2, यही है अल्फा केस। अगर एक एलिमेंट सपोज एक्स जेड ए, अगर ये बीटा रे इमिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है इंक्रीज बाय 1 यूनिट, बट जो मास नंबर होता है रिमेन सेम। क्लियर। और अगर वो एलिमेंट जेड ए गामा रे इमिट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों सेम होता है। ये पढ़े हो आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर वो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, दैट मीन्स ये एक बीटा रे इमिट कर रहा है। अगर बीटा रे इमिट कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, मास नंबर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ए इजिकल टू सेम, बट जो एटॉमिक नंबर जेड इजिकल टू इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द चेंज दैट टेक प्लेस इन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर व्हेन द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। सो आप लोग ये लिख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ये तीनों लिख के, नहीं तो ये डायरेक्ट बीटा रे वाला ये भी क्वेश्चन करके द मास नंबर रिमेन सेम एंड द एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर इज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर आर फर्स्ट जॉइन इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ये जो सेम क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जो चैप्टर वाइज 2 और 3 मार्क्स सिलेक्टिव है वहीं पर कराए हैं ये वाला नंबर। तो पहले क्या है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर गिवन है, दैट मीन्स 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 आइडेंटिकल है, दैट मीन्स सेम है, तो C1 इजिकल टू C2 इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं C। फर्स्ट क्या कहा है, दे आर जॉइंड इन पैरेलल, अगर दोनों कैपेसिटर C1 और ये हो गया C2, ये दोनों क्या कर दिए हम लोग, पहले C1 एंड C2 दोनों को हम लोग क्या कर दिए, पैरेलली ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटर इन पैरेलल इजिकल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, और दैट इज C1 एंड C2 का वैल्यू C है, दैट मीन्स ये हो गया 2C, C प्लस C दैट इज इक्वल टू 2C। सो व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज CP, कैपेसिटर इन पैरेलल इज इक्वल टू 2C। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम दोनों कैपेसिटर को सीरीज पे कनेक्ट करेंगे, ये है C1 और ये है C2, C1 C2। अगर दोनों कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइंट है तो उनका क्या होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस CS, कैपेसिटर इन सीरीज इजिकल टू हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो यहाँ पे C1 C2 C इंटू C डिवाइडेड बाय C प्लस C। सो इसका जो वैल्यू आ गया C/2, ओके, CS इजिकल टू C/2 आ गया, कैपेसिटर इन सीरीज इक्वल टू C/2 आ गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों के बीच में जो रेशियो है वो फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, कैपेसिटर इन पैरेलल डिवाइडेड बाय कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्वल टू, कैपेसिटर इन पैरेलल का वैल्यू 2C है, 2C डिवाइडेड बाय कैपेसिटर इन सीरीज का जो वैल्यू है C/2, C/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/1। सो कैपेसिटर इन पैरेलल इज टू कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्वल टू 4:1, ये हो जाएगा आपका आंसर। और जो स्टूडेंट लोग कैपेसिटर इन सीरीज इज टू कैपेसिटर ऑफ पैरेलल किए होंगे उनका आ जाएगा 1:4, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन नंबर F,
3 resistors each of 5 ohm are connected to form a triangle. Calculate the resistance between two end of any arm. क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 रजिस्टर है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ये जो रेजिस्टेंस क्या गिवन है, 5 ओम ये भी गिवन है, ये भी 5 ओम गिवन है, और ये भी 5 ओम गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड ऑफ एनी आर्म। हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कोई भी एक, हम बीसी आर्म के बीच में, नहीं तो ए बी के बीच में या ए सी, कहीं भी एक हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम लोग बीसी के आर्म के बीच में फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, बीसी आर्म के बीच में क्या फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सपोज यहाँ पे जो ये एंड पे आई करंट अगर यहाँ से आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो भाग में डिवाइड हो रहा है करंट। तो सपोज इधर I1 करंट फ्लो हो रहा है और इधर क्या हो रहा है I2 करंट। ये जो I2 करंट, ये 5 ओम रेजिस्टेंस ताकि इधर भी I2 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, ये भी I2 करंट आ रहा है, बट ये जो I1 है इधर I1 आ रहा है, और दोनों मिलके फिर I करंट बाहर जा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया ये जो I2 करंट आ रहा है इसी रेजिस्टेंस में भी फ्लो हो रहा है, इसी रेजिस्टेंस में ही फ्लो होके जा रहा है। अगर सेम करंट दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स दीज टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। क्लियर है। अगर दो दे आर इन सीरीज, तो ये जो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये दोनों कैसे हैं, सीरीज है। अगर दोनों सीरीज में है दैट मीन्स क्या है, उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा, 5 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल टू 10 ओम हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम ट्रायंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये BC एंड है, ऊपर वाला जो दो रेजिस्टेंस 5 एंड 5 ओम था ये हो गया 10 ओम हो गया, ये नीचे वाला जो है ये 5 ओम आ गया। ये I करंट आ रहा है और इधर बाहर भी जा रहा है I करंट। सिमिलरली अगर यहाँ पे I करंट आ रहा है तो इधर करंट डिवाइड हो रहा है, ये I1 हो गया तो ऊपर की तरफ जा रहा है I2। अगर करंट डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स ये जो 10 ओम एंड 5 ओम दोनों जो रजिस्टर है ये दोनों कैसे है ना, पैरेलल है। अगर रजिस्टर आर इन पैरेलल तो वहाँ पे जो इफेक्टिव रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 का वैल्यू अगर 10 लेंगे, R2 का वैल्यू 5 लेंगे, सो हो जाएगा 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 3। सो R इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3.33 ओम। क्लियर है। सो ये आ जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एनी टू एंड आ रहा है 3.33 ओम। क्वेश्चन नंबर जी इज कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, वेयर W इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू चार्ज। वर्क का जो डायमेंशन क्या होता है, M1 L2 T-2, एंड चार्ज का क्या है, A1 T1। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो जाएगा M1 L2 T-3 A-1। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर एच इज डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेंटेन द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द लाइन ऑफ फोर्स ऑन द सरफेस। क्वेश्चन में क्या कहा है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, अगर एक सरफेस लेंगे, सरफेस के अंदर एक चार्ज है Q, अगर ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, स्फीयर है, तो Q से ये जो पॉइंट है इनका जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा ना, सेम होगा। सपोज ये डिस्टेंस R है, तो एक कॉमन चार्ज Q है एंड जो डिस्टेंस है पॉइंट के बीच में R है, तो जितने भी यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा ना, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, जो भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो सेम होगा। पोटेंशियल यहाँ पे कितना डेवलप होगा, जो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू K Q बाय R। तो यहाँ पे भी V इज इक्वल टू K Q बाय R होगा, यहीं पॉइंट पे भी होगा, यहीं पॉइंट पे भी, यहीं पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वही होगा। तो यही सरफेस को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन देख लेना अपने हिसाब से, जो भी नोट्स में लिखे होंगे आप लोग याद किए होंगे वही लिखना। नेक्स्ट क्या कहा है, मेंटेन द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स के बीच में जो एंगल होता है वही लिखने के लिए कहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो प्रॉपर्टीज है वहीं पर आप लोग पढ़े होंगे, द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ द फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 90 डिग्री लिखना है एंगल, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, यही था आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। डेफिनेशन लिख देना, इसके बाद जो एंगल है 90 डिग्री बस। क्वेश्चन नंबर आई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.419। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके लिए कुछ नहीं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दैट इज म्यू डी इज इक्वल टू गिवन है 2.419। क्लियर, क्या फाइंड करने के लिए कहा है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमें फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, वेयर c इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, sin c इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन, और इसे हम और लिख सकते हैं sin c इज इक्वल टू 1/μ, और म्यू ऑफ d, डायमंड है तो d लिख सकते हैं। तो यहाँ पे sin c का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 1/μ d का वैल्यू क्या है 2.419। और हमें क्या फाइंड करना है, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2.419, इतना लिख देंगे तो हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जे इज ए बाइकॉन्वेक्स लेंस इज टू बी मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विथ बोथ फेसेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है which is made of from ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू गिवन है 1.5। नेक्स्ट क्या कहा है, विथ बोथ फेसेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स यहाँ पे गिवन है R1 इज इक्वल टू R2, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसे ले लेते हैं हम लोग R। नेक्स्ट क्या कहा है, डिटरमाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 cm, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R ये ऑल्सो दे दिया है 30 cm। हमें फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। बाइकॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ के लिए डायरेक्ट आप लोगों के पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। ये है आप लोगों का बाइकॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला फोकल लेंथ के लिए। तो यहीं पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू आ गया 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r का वैल्यू गिवन है 30 cm गिवन है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/30, दैट मीन्स f इज इक्वल टू आ जाएगा 30 cm, फोकल लेंथ आ जाएगा आपका 30 cm। क्लियर, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना, सेम टाइप क्वेश्चन आपको रिपीट मिल सकता है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हम लोग 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन किए 2019 PYQ का। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कीजिए, उनको भी समझ में आना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।